करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। जिस प्रकार कठोर परिश्रम और निरंतर अभ्यास से एक मूर्ख व्यक्ति चतुर बन जाता है, उसी प्रकार से निरंतर आती जाती हुई रस्सी एक पत्थर पे भी अपना निशान छोड़ देती है। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आज के कार्यक्रम मंजिल में। मेरा नाम है सुफल और जैसे कि आप दर्शकों जानते ही हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लेकर आते हैं आपके लिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी जानकारियाँ, कुछ ऐसी टिप्स और इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे बच्चे, युवाओं और पेरेंट्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आज का जो हमारा विषय रहेगा वही भी कुछ इसी प्रकार का है। अक्सर हम पढ़ाई की वार्तालाप यहाँ ज़्यादा करते हैं, किंतु जो आज का हमारा विषय है वो खेल की तरफ हमारा रुझान बढ़ाएगा और वो विषय है कि खेल खेल में भविष्य बनाना। तो आज के जो हमारे मुख्य अतिथि हैं, जो यहाँ पे एक एक्सपर्ट हैं, वो हैं डॉक्टर अश्वनी कुमार। डॉक्टर अश्वनी कुमार, आप सेंट बीड्स कॉलेज में डिपार्टमेंट ऑफ फिज़िकल एजुकेशन में कार्यरत हैं और लगभग 15 साल का एक्सपीरियंस आपको एज ए अध्यापक है। आपने 60 से ज़्यादा रिसर्च पेपर लिखे हैं, 40 से ज़्यादा सेमिनार्स आपने अटेंड किए हैं जहाँ पे आपने प्रेजेंटेशन दी है, और सबसे बड़ी बात, आप अपने आप एक बास्केटबॉल प्लेयर भी हैं नेशनल लेवल के। तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे शो पर। अब थोड़ी चर्चा को आगे बढ़ाते हुए, जैसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस भी मनाते हैं 29 अगस्त को, तो इसकी क्या भूमिका है आप आजकल हमारे देश में, बच्चों को क्या इससे सीखना चाहिए, और तो प्लीज़ आप थोड़ा हमें इस बारे में बताएं। जी सर, सबसे पहले तो सर जहाँ तक मेजर ध्यानचंद जी की बात की जाए तो हम सभी जानते हैं, यहाँ तक कि संपूर्ण भारतवर्ष जानता है कि मेजर ध्यानचंद जी जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है, और उन्हीं के जन्म दिवस के ऊपर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। जी, सबसे बड़ी बात यह जादूगर वाली आपने बहुत अच्छी बात बताई, जिससे मुझे एक किस्सा दर्शकों याद आ रहा है। एक जगह मैंने ज़रूर ये पढ़ा है कि मेजर ध्यानचंद जब वो हॉकी लेके निकलते थे तो उनकी जो गेंद है वो केवल गोल के पास आके ही रुकती थी। जी जी, तो कितनी बड़ी ये बात है। तो आज हम ऐसी ही कुछ प्रेरणादायक बातें हम करेंगे, वार्तालाप हम करेंगे, और दर्शकों आपको भी मैं कुछ जो इन्फॉर्मेशन है ध्यानचंद जी के बारे में, कुछ फैक्ट्स हैं, वो मैं बीच बीच में प्रोग्राम के बीच में आपको देता रहूँगा। तो डॉक्टर अश्वनी जी, हम शुरू करते हैं फिर आज का टॉपिक। तो किस प्रकार से जो फिज़िकल एजुकेशन की जो भूमिका है वो एक स्पोर्ट्समैन में किस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट है, एक छात्र में वो किस तरीके से वो इम्पॉर्टेंट है? जी सर, सबसे पहले अगर बात करें सारी शिक्षा की, फिजिकल एजुकेशन जिसे कि सारी शिक्षा कहते हैं, मैं थोड़ा सा अगर आपको रूबरू करवाऊंगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स, तो ग्रीस, यूनान देश का, हम सभी ने यूनान का नाम सुना हुआ है, तो हमारी सारी शिक्षा एवं खेल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी हमारी यूनान से जुड़ी हुई है। जहाँ तक फिजिकल एजुकेशन की बात करें सर, तो फिजिकल एजुकेशन इज ड्रिव्ड ऑफ टू वर्ड्स, फिजिकल प्लस एजुकेशन। फिजिकल मीन्स रिलेटेड टू आवर बॉडी एंड एजुकेशन मीन्स इंस्ट्रक्शन फॉर पर्टिकुलर टास्क, अर्थात ऐसी इंस्ट्रक्शन जो कि हम हाउ टू मेंटेन फिजिकल स्ट्रक्चर, आपको कैसे आपको मेंटेन करना है। जी, तो इसके बारे में हम सारी शिक्षा में सीखते हैं। अगर डेफिनेशन की भी बात करें तो सारी शिक्षा ऐसी शिक्षा है जिसमें कि व्यक्ति या ह्यूमन का सर्वांगीण विकास किया जाता है, सारी शिक्षा कहलाती है। तो सबसे पहले सर, सारी शिक्षा और खेल को समझने से पहले हमें थोड़ा सा एनाटॉमी और फिजियोलॉजी के बारे में भी हमें समझना पड़ेगा। जैसे कि एनाटॉमी की बात करें तो जिसे कि हम शरीर रचना विज्ञान के नाम से जानते हैं कि हमारा जो बॉडी स्ट्रक्चर है, हाउ टू बिल्ड जी, किस तरीके से बना है। जैसे कि सबसे पहले एनाटॉमी की बात करें तो एनाटॉमी में हमारा स्केलेटन सिस्टम आता है, द इनर लेयर ऑफ आवर बॉडी, स्केलेटन सिस्टम, बोन्स, लिगामेंट्स, जॉइंट्स एंड द आउटर लेयर ऑफ आवर बॉडी, मस्कुलर सिस्टम। तो ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं हमारी एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर में। उसी के साथ में सर दूसरा जो पहलू जुड़ा हुआ है फिजियोलॉजी, जिसे कि हम बोलते हैं शरीर क्रिया विज्ञान। तो शरीर क्रिया विज्ञान, इन द सेंस ऑफ फिजियोलॉजी, एनाटॉमी मीन्स नथिंग, या फिजियोलॉजी के अभाव में हमारा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर कुछ भी नहीं है। तो फिजियोलॉजी जो है वो हमारा क्या करता है, फंक्शन के ऊपर स्टडी करता है कि हाउ टू रन, हाउ टू मूव विद द हेल्प ऑफ फिजियोलॉजिकल ऑर्गन्स लाइक नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एटसेट्रा, जिनके थ्रू हम अपने एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर को मेंटेन कर सकते हैं। मुझे ये समझ आ रहा है कि सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये केवल एक स्पोर्ट्समैन के लिए नहीं, ये एक आम व्यक्ति के लिए भी ये बहुत अनिवार्य है ये चीज़ें समझना। पर अगर हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएं तो मान लीजिए अगर एक स्कूली छात्र है
तो स्कूल में ये किस तरीके से ये पढ़ाया जाता है, किस तरीके के सब्जेक्ट होते हैं जिनसे कि हम बच्चों को शुरुआत से ही, क्योंकि अगर मैं आपको थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में अपना बताऊं तो मेरा भी रुझान खेल की तरफ काफ़ी ज़्यादा रहा है जी और कहीं ना कहीं पढ़ाई की तरफ मेरी रुचि थोड़ी कम रहती थी। जी तो यदि अगर मेरे जैसे छात्र जो अभी स्कूल में होंगे तो उन्हें किस प्रकार से ये चीज़ें हेल्प करेंगी, किस प्रकार से वो सब्जेक्ट्स पढ़ें, किस प्रकार से वो चीज़ों को देखें, अपना नज़रिया कैसे बदलें? जी देखिए सर, जहाँ तक प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन की बात करें तो ग्रास रूट फिजिकल एजुकेशन और स्पोर्ट्स का ग्रास रूट लेवल पे काम हो रहा है। तो जैसे कि आपने भी सुना होगा, आपने भी स्कूल में हमने कि फिजिकल एजुकेशन टीचर्स, फिजिकल एजुकेशन ट्रेनर्स जहाँ पे काम करते हैं। और अभी अगर वर्तमान समय की बात करें तो 8वीं के बाद में हमारा फिजिकल एजुकेशन एक इलेक्टिव विषय के रूप में अपना हमारे एलिमेंट्री और सेकेंडरी एजुकेशन में पढ़ाया जा रहा है, जी जिसके साथ में हमारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ को भी सुचारू रूप से किया जा रहा है। जी जी तो सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे जब ये सीख लेते हैं, जी एक बारी उन्होंने ये जो प्रारंभिक शिक्षा है ये ग्रहण कर ली, उसके बाद उन्हें मान लीजिए कॉलेज में जाना है तो उसका भी कोई एग्ज़ाम होता है क्या? उसके बाद कोई ऐसा कोई पेपर होता है जिसे वो क्लियर करके डायरेक्ट एक उपाधि ले सकें या एडमिशन ले सकें? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर आपका। जहाँ तक सेकेंडरी लेवल की बात करें तो बहुत सारा मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में कंट्राडिक्शन होता है कि कौन सी स्ट्रीम में जाएं, स्पेशली जो कि स्पोर्ट्स फील्ड में इंटरेस्ट जी। रखते हैं और स्पोर्ट्स फील्ड को बिलोंग करते हैं। तो 12th के बाद में सर जैसे कि बीपी 3 वर्षीय कोर्स होता है, पाठ्यक्रम होता है बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, जो कि आफ्टर 12th के बाद में 12वीं के बाद में कर सकते हैं। आफ्टर ग्रेजुएशन के बाद में हम बीपीएड बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन डिप्लोमा होता है उसको कर सकते हैं। जी। उसके बाद में मास्टर डिग्री में हम एमपीएड मास्टर ऑफ फिजिकल एजुकेशन, उसके बाद में एज मीन्स फिजिकल एजुकेशन एज कंपैरिजन टू एजुकेशनल सिस्टम, जो हमारे जो शैक्षणिक जो शाखाएं हैं उसी के समकक्ष हमारा फिजिकल एजुकेशन भी का पाठ्यक्रम कार्य करता है। और जिस प्रकार से आपने बताया हमें कि पहले कि एनाटॉमी है, हमारा अपना शरीर है, तो सब्जेक्ट्स भी क्या इसी प्रकार के रहते हैं वहाँ पे? जी सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एनाटॉमी फिजियोलॉजी, अगर हम बेसिक रूट लेवल की बात करें सर, तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, हमें बच्चों को हमारे शारीरिक और मानसिक रूप से उनको मजबूत करना है। तो जिसका अध्ययन हम एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, जैसे कि मैंने बताया कि एनाटॉमी जो कि स्ट्रक्चर के ऊपर अध्ययन करता है, फिजियोलॉजी सिस्टम्स के ऊपर अध्ययन करता है, फंक्शन के ऊपर अध्ययन करता है। ठीक उसी प्रकार से एक ब्रांच है साइकोलॉजी, आपने नाम सुना होगा, मनोविज्ञान। साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, जो कि आपने इस सत्र के प्रारंभ में भी आपने बताया था, बात की थी कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत अभ्यास। तो जो कि हमारे जो फाउंडर हैं लर्निंग के, जिसमें देर आर लॉट ऑफ कंपोनेंट्स इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी लाइक मोटिवेशन, पर्सनैलिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, लर्निंग, अराउजल, एंग्जाइटी, एग्रेशन एट्सेट्रा। तो उनमें सबसे पहले आता है लर्निंग, कि हाउ टू लर्न, कि किस तरीके से हम एक बच्चे को प्रारंभिक स्तर पर सिखाएंगे। तो उसमें जैसे कि जो लर्निंग की जो फाउंडर हैं एडवर्ड एल थॉर्नडाइक, जिन्होंने की थ्योरीज दी है लर्निंग की, जिसमें जैसे कि आपने बात की थी, इसमें देयर आर 3 लॉज ऑफ लर्निंग। फर्स्ट वन इज लॉ ऑफ रेडीनेस। सबसे पहले हम बच्चे को किसी भी प्रकार के कार्य को करने के लिए पूरी तरह से हम प्रिपेयर करेंगे। दैट इज लॉ ऑफ रेडीनेस, रेडी टू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज और एनी काइंड ऑफ टास्क। सेकेंडली आता है सर, सेकेंडली जो कि जैसे कि आपने बताया, लॉ ऑफ प्रैक्टिस मीन्स लॉ ऑफ एक्सरसाइज। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, करत अभ्यास जन्मत होत से जान, कि जिस प्रकार हम बार बार अभ्यास करने से एक सिल के ऊपर भी हम निशान छोड़ जाते हैं, या कुएं का एग्जांपल लेते हैं हम, तो जहाँ पे हम उसको बर्तन को रखते हैं वहाँ पर भी निशान पड़ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से ड्यू टू प्रैक्टिस वी कैन इन्हांस आवर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रेंथ और फिजिकल फिटनेस आल्सो। और यही हमें सिखाया जाता है उस पाठ्यक्रम में। जी। तो उसके बाद अगर हम बात करें जॉब्स की, जी, क्योंकि हर माँ बाप, पेरेंट या कोई भी आपका चाहने वाला है, वो यही चाहता है कि आप पढ़ लिख के क्या करेंगे, क्या बनेंगे। तो उसके बाद एक स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? यदि मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स पर्सन है जो कि स्पोर्ट्स भी खेलता आ रहा है और साथ में फिजिकल एजुकेशन का भी वो कोचिंग ले रहा है, इंस्टीट्यूट से ले रहा है, उन्होंने डिग्री किया है या डिप्लोमा किया है, तो किस प्रकार से वो अपना करियर आगे देखते हैं इसमें? एक खिलाड़ी के लिए सर, जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्रारंभिक स्तर पर ही, जैसे कि जिसके पास में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रतिभाग है, इंटरनेशनल ऑल इंडिया लेवल पे जिनकी पोजीशन है, उसके लिए हम 12वीं के बाद में शॉर्ट एनआईएस कोर्सेज भी चलते हैं हमारे, या फुल एनआईएस स्पोर्ट्स के कोर्सेज भी चलते हैं, जिनके तहत वो कोचिंग में अब या ट्रेनिंग, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में अपने आप को
रख सकते Involve हैं, कर सकते हैं, इन्वॉल्व कर सकते involve हैं, कर सम्मिलित सकते कर सकते हैं, कैरियर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ में अवसर प्रदान कर सकते हैं। जिस प्रकार से कोचेस होते हैं जी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के, मान लीजिए वो किसी भी डिपार्टमेंट में हो या जी, कहीं जी। पे भी हो, या बच्चों को सिखा रहे हो, या मान लीजिए जैसे स्पोर्ट्स खेल परिसर होते हैं वहाँ पे कोचेस हों, तो किस प्रकार से वो कोचेस वो बन सकते हैं? क्या वो भी एक अपॉर्चुनिटी इसके थ्रू खुल जाती है? जी सर, जैसे कि मैंने आपको बताया सर कि फुल एन इसका एक डिप्लोमा है जिसको कि हम जैसे कि मैंने आपको बताया बीपी त्रिवर्षीय कोर्स करने जी। के बाद में, डिप्लोमा करने के बाद में, या जिनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उपलब्धियां हैं, ऐसे खिलाड़ी जिनको कि जो कि अगर फुल एन करते हैं, उसमें कोचिंग में अधिशिक्षा में डिप्लोमा लेते हैं, तो उसके बाद में वो कोचिंग फील्ड में, कोचिंग के क्षेत्र में अपना जीवन यापन कर सकते हैं। जी। जी तो उसके बाद जैसे मान लीजिए आप आगे बढ़ते हैं एज अ कोच, तो कैसे वो करियर रहता है? क्योंकि मुझे लगता है काफ़ी हमारे दर्शक होंगे वो भी ये जानना चाहेंगे कि किस प्रकार से करियर ग्रोथ होती है, क्योंकि एक जगह जाना एक अलग बात है या एंटर करना एक अलग बात है, किंतु वहाँ पे ग्रो करना वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मानी गई है। जी, जहाँ तक कोच की बात करें सर और स्पोर्ट्स की बात करें, तो कोच एक क्या है कि जिस प्रकार से एक बोलते हैं राष्ट्रीय निर्माता होता है, ठीक जी। उसी प्रकार से खेलों के क्षेत्र में भी कोच जो है अहम भूमिका निभाता है। जहाँ तक मैं इसके साथ में आपको जोड़ रहा हूँ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के साथ में सर, जी। व्यक्तित्व विकास के साथ में, क्योंकि जहाँ तक एक्टिविटीज़ की बात करें तो मैं पहले थोड़ा सा आपका ध्यान एक्टिविटीज़ की तरफ दिलाना चाहता हूं। जैसे कि आपने बताया कि आप भी अपने स्तर पर खिलाड़ी रह चुके हैं, तो जहां तक एक्टिविटीज़ की बात करें सर, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज़। फिजिकल एक्टिविटीज़, शारीरिक क्रियाएं जो हम करते हैं, तो जिसमें हमारा आता है नॉर्मल एक्टिविटीज़, नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटीज़, मॉडरेट फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड बिगरस फिजिकल एक्टिविटीज़। तो जो मॉडरेट एंड बिगरस फिजिकल एक्टिविटीज़ मीन्स है सर, दैट मीन्स द हायर लेवल ऑफ फिजिकल फिटनेस। जी, तो उसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को डेवलप कर सकते हैं सर। आपने ये बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि कहीं ना कहीं मेरा दिमाग इसी सवाल की तरफ जा रहा था। जैसे मान लीजिए एक शतरंज का खेल है एक तरफ, जी। और एक तरफ बास्केटबॉल का खेल है, क्योंकि आप एक बास्केटबॉल के प्लेयर हैं, जी, रह चुके हैं जी। और तो किस प्रकार से एक बच्चा जो है वो किस प्रकार से अपना स्पोर्ट सिलेक्ट करे? इसमें सर मैं फिर से आपको साइकोलॉजी में ले जाना चाहूँगा, मनोविज्ञान में, कि जब हम किसी भी खिलाड़ी का चयन करते हैं फ्रॉम ग्रास रूट लेवल से, तो सबसे पहले हम करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप्स जी ऑन बिहाफ ऑफ देयर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर। तो किस प्रकार की होती हैं? तो उसमें क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी टाइप में सर अलग अलग प्रकार के हमारे पास में साइकेट्रिक्स रहे हैं, जैसे कि कार्ल जुंग है, कार्ल जुंग ने जिन्होंने इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट 3 प्रकार के शरीरों को क्लासीफाई किया है। उसके बाद में हमारे क्रेशमर हैं जिन्होंने पाइकनिक, एथलेटिक, एस्थेटिक एंड डायप्लास्टिक कैटेगरी को क्लासीफाई किया है, जिसमें हमारे जो सबसे महत्वपूर्ण है विलियम शेल्डन, जिन्होंने एंडोमॉर्फ, मिजोमॉर्फ और एक्टोमॉर्फ कैटेगरी बॉडी शेप के हिसाब से उनका मानना क्या था कि हमारा जो कभी भी हमें किसी भी खिलाड़ी का यदि हमें चयन करना है, तो ऑन द बेसिस ऑफ हिज और हर एनाटॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर हम उनका चयन करेंगे, तो विजुअली एज कंपैरिजन टू बॉडी स्ट्रक्चर के आधार से वो अन्य खेलों की तुलना में उस खेल को कम अवधि में, कम समय में सीख पाएंगे। तो मान लीजिए अगर आपकी मैं बात करूं, आप एक बास्केटबॉल प्लेयर हैं, तो बास्केटबॉल स्पोर्ट के लिए इसमें से कौन सी पर्सनालिटी का? जी, बहुत अच्छा प्रश्न है सर आपका। जैसे कि मैंने विलियम शेल्डन के अनुसार बताया आपको कि एंडोमॉर्फ, मिजोमॉर्फ एंड एक्टोमॉर्फ। एंडोमॉर्फ मीन्स स्ट्रोंगर ऐसे लोग जिनका कि जो कि थ्रोइंग एंड पुलिंग एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, ट्रेनिंग ले सकते हैं, उनको एंडोमॉर्फ कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। मिजोमॉर्फ मीन्स मीडियम और एथलेटिक बॉडी जी, एंड एक्टोमॉर्फ मीन्स लाइक मी जी, जो कि टीम गेम्स में अपना पार्टिसिपेशन कर सकते हैं या उस चीज़ को सीख सकते हैं सर। तो इसमें साइकोलॉजी भी काफ़ी हद तक इम्पोर्टेंट है। जी, क्योंकि अगर हम साइकोलॉजी की बात करें तो एक, जैसे आपने बताया, एक टीम प्लेयर, जी, तो टीम प्लेयर होना भी एक बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जैसे मेजर ध्यानचंद की तरफ मैं थोड़ा सा एक फैक्ट भी इसी बहाने बता दूंगा। तो मेजर ध्यानचंद जी का करियर जो था वो केवल 23-24 साल का वो करियर रहा था उनका स्पोर्ट्स का। जी सर। तो इस दौरान उन्होंने लगभग 185 मैचेस खेले और उन्होंने टोटल जो गोल्स किए थे वो 570 गोल्स किए थे। अगर हम इसकी एवरेज निकालें तो 3 गोल्स प्रति मैच, जो अपने आप में एक बहुत ही बड़ी बात है पर मैच उस ज़माने में, जबकि तब तो भारत में जो था वो ब्रिटिश राज था। तो 1928, 1932 और 1936 में वे भारत को गोल्ड मेडल लेके आए। जी। तो हम इसी बात को आगे बढ़ाते हैं
कि जिस प्रकार से इनकी पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा एक डायनामिक रही है, काफ़ी लोगों ने सुना है, लोग प्रेरित बहुत होते हैं मेजर ध्यानचंद जी से, उसी प्रकार से एक जो स्पोर्ट्समैन है उसकी पर्सनालिटी में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं, उसकी हेल्थ में भी काफ़ी चेंजेस आते हैं। उस पर भी आप थोड़ा हमें प्रकाशित करें। जी सर, जैसे कि हमने साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी में जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे घटक, ऐसे मनोवैज्ञानिक घटक हैं जिनका हमारा सारे शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में, हमारी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस के खिलाड़ियों के क्रीड़ा निष्पादन के ऊपर गहरा असर या प्रभाव डालते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको, प्रेरणा, एग्रेशन आक्रामकता का भी मतलब बहुत ज़्यादा वाइटल रोल प्ले करती है इन द फील्ड ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स। और उसके बाद में सर जैसे कि पर्सनैलिटी हुआ, फिर लर्निंग, ठीक है। तो जैसे कि आपने सर, जैसे कि हमने मेजर ध्यानचंद जी की बात की, ठीक इसी प्रकार से मैं आपको वन ऑफ बेस्ट एग्जांपल दूंगा सचिन तेंदुलकर जी का, कि हम जानते हैं कि एक में किसी वर्ल्ड कप में सचिन तेंदुलकर जी थे, एंड दैट टाइम उनके पिताजी की डेथ हो जाती है, लेकिन उसके नेक्स्ट मैच में वो घर नहीं आते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, हाईएस्ट स्कोर गेन करते हैं। तो दैट मीन्स वो उस चीज़ को शो करता है कि उनकी साइकोलॉजिकल जो उनका ट्रीटमेंट है, साइकोलॉजिकल तौर पे, मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पे वो कितने ज़्यादा मजबूत थे। जी। और कई क्वालिटीज़ जो है वो एक स्पोर्ट्स पर्सन में जो है, पर्सनालिटी में जो आ जाती है, मान लीजिए टाइम मैनेजमेंट, क्योंकि युवा जो है वो अक्सर टाइम को थोड़ा धीरे लेके चलते हैं कि वक्त हमारे पास बहुत है जी। तो टाइम मैनेजमेंट आ जाता है आपके पास, डिसिप्लिन आ जाता है, उसके बाद कई ऐसी चीज़ें आ जाती हैं जिनसे कि आपकी एक पर्सनालिटी निखर के आती है जी। तो स्पोर्ट्स का एक टीम प्लेयर में एक लीडर के तौर पे, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि लीडरशिप आपको एक स्पोर्ट्स की टीम में ही काम आएगी, लीडरशिप आपको किसी भी स्थान पर काम आ सकती है जी। तो वो किस प्रकार लीडर का चुनाव आपको लगता है कि स्पोर्ट्स पर्सन में बेहतर होता है? जी सर, जैसे कि सर मैंने आपको प्रारंभ में बताया था कि सारी शिक्षा की परिभाषा, जो आपने मेरे से प्रश्न पूछा उसका उत्तर उसकी परिभाषा में ही निहित है कि सारी शिक्षा ऐसी शिक्षा जिसमें कि जो कि हमारे किसी बालक या विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास करती है। सर्वांगीण मीन्स द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑल राउंड डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल डेवलपमेंट, फिजिकल शारीरिक विकास, मेंटल डेवलपमेंट मानसिक विकास, सोशल डेवलपमेंट सोशल सामाजिक विकास, एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट आध्यात्मिक विकास। तो with the help of regular physical activities, with the help of regular exercises, we can enhance our anatomical, physiological structure as well as personality development also, sir. और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर एक स्पोर्ट्स पर्सन को हम देखें तो स्पोर्ट्स पर्सन आपको या तो खेलता हुआ दिखेगा, आराम करता हुआ दिखेगा, या अपनी बॉडी का ध्यान करता हुआ दिखेगा जी। तो उसी प्रकार से जैसे मेंटल हैप्पीनेस की आपने बात की, तो आजकल के युवाओं में ये चीज़ काफ़ी देखी गई है कि 22 से 34 या 35 वर्ष के जो युवा हैं उनमें डिप्रेशन का भी काफ़ी रोल आ रहा है, बल्कि 22 भी शायद एक हायर लिमिट है जी। हो सकता है एक स्कूल में या कॉलेज में भी ये उससे स्तर काफ़ी ज़्यादा हो जी। तो ये डिप्रेशन, एंग्जाइटी जैसे जो डिसऑर्डर्स हैं उसमें भी क्या ये मदद करता है फिजिकल एजुकेशन? सर, जहाँ तक सारी शिक्षा की बात करें, और सारी शिक्षा के साथ मैं एक शब्द में और जुड़ना चाहता हूँ जो कि महत्वपूर्ण, वर्तमान समय में महत्वपूर्ण ब्रांच है, योगा, योग शिक्षा। योग शिक्षा के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, यार लगातार निरंतर अभ्यास के माध्यम से हम जितनी भी मनोवैज्ञानिक दशाएं हैं, जैसे कि आपने बताया डिप्रेशन हुआ, एंग्जाइटी हुआ, अराउजल हुआ जी, इन सभी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं, छुटकारा पा सकते हैं जी जी। और ऐसा भी माना गया है कि यदि आप स्कूल में या जब आप छोटे होते हैं 10 से 20 वर्ष की आयु ऐसी होती है कि यदि आप अपने शरीर का उस वक्त ध्यान रख लेंगे, आप जितनी ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करेंगे उतना आप फ्यूचर के लिए आप तैयार होते रहते हैं जी। और जो हमारी कल की जो हमारी जो आज की जो हमारी युवा पीढ़ी है, हम भी शामिल हैं उसमें, और कहीं ना कहीं जो बच्चे भी हैं, तो हमें भी उन बच्चों का ध्यान रखना पड़ेगा। तो किस प्रकार से आपको लगता है कि अपॉर्चुनिटीज़ होनी चाहिए, किस प्रकार से गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स होने चाहिए, और किस प्रकार से चीज़ों को हमें, अपना नज़रिया किस प्रकार से हमें बदलना चाहिए जी? जहाँ तक सर अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें या सरकार की बात करें, तो राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार बहुत सारे विभिन्न प्रकार के प्रयास कर रही हैं सारी शिक्षा एवं खेल के उत्थान के लिए, जिसमें कि एक अभी कुछ ही समय पहले, कुछ वर्षों पहले एक फिट इंडिया मूवमेंट भी आंदोलन चला हुआ है, जिसमें जो कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की देन है, जिसमें कि एटलीस्ट जो कि मेन फोकस है फिजिकल फिटनेस और हेल्थ के ऊपर सर, जिसमें कि एटलीस्ट 30 to 40 मिनट्स और 30 to 45 मिनट्स प्रत्येक एवरी ह्यूमन या राष्ट्र के प्रत्येक व्यक्ति को यदि हमें 30 से 45 मिनट हम देंगे तो हम अपने आप को स्वस्थ एवं फिट रख सकते हैं जी। जहाँ तक अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें सर, तो सरकार भरसक प्रयासरत है
सारी शिक्षा एवं खेल के क्षेत्र में तो विभिन्न प्रकार के राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम एवं प्रतियोगिताएं आयोजित की जा रही हैं और एवं खिलाड़ियों को अवेयर किया जा रहा है, मोटिवेट किया जा रहा है सर। तो इसमें महिलाओं के लिए भी कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, स्पेशल अपॉर्चुनिटीज़ हैं जी, या मान लीजिए कहीं स्कॉलरशिप्स हैं जो कि जिसके महिलाएं जो हैं वो फ़ायदा उठा सकें? जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है सर आपका। जहाँ तक महिलाओं की बात करें या वुमेन पार्टिसिपेशन इन स्पोर्ट्स की बात करें, तो अगर एज कंपैरिजन टू एंशिएंट पीरियड, प्राचीन समय की तुलना की जाए तो प्राचीन समय में महिलाओं का प्रतिभाग करना तो बहुत ही दूर की बात थी सर। महिलाएं उस क्षेत्र में जहाँ पे एक्टिविटीज़ होती थी वहाँ पे अपने आप को सम्मिलित या इन्वॉल्व भी नहीं कर सकती जी। थी। लेकिन जैसे जैसे ड्यू टू मॉडिफिकेशन ऑफ टाइम, जैसे जैसे बदलाव आए हैं, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स। फॉर एग्जांपल साइना नेहवाल, फिर हमारे पीटी उषा भी रही हैं, फिर हमारे सानिया मिर्ज़ा हैं सर, फिर बॉक्सिंग में आपने नाम ही सुना होगा, इंटरनेशनल प्लेयर रह चुकी हैं मैरी कॉम, जिनका हमारे उसमें सबसे सटीक उदाहरण है कि ऐसी महिला खिलाड़ी भी हैं जिन्होंने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन पीरियड एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पीरियड में भी जिन्होंने हाईएस्ट अचीवमेंट अपने कंट्री को दिया हुआ है सर। और अभी हाल ही की बात है, अभी भारत की विमेंस हॉकी टीम ने भी अपना क्वालिफायर कर लिया है। जी सर। तो इसी प्रकार को देखते हुए काफ़ी अच्छी चीज़ें ये हमें लगती हैं। तो स्कूल में अगर आप बात करें, जैसे आप सेंट बीट्स कॉलेज में हैं, तो उसमें आप महिलाओं को किस प्रकार से ग्रो होते हुए देखते हैं इस स्पोर्ट में, किसी भी स्पोर्ट में? जी, जैसे कि सर मैंने बताया कि वर्तमान समय में और प्राचीन समय में बहुत ज़्यादा अंतर आ चुका है। वर्तमान समय में महिलाएं बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं, चाहे वो छात्राओं की बात करें। आज वर्तमान समय में छात्राएं भी छात्रों की तुलना में कंधे से कंधा मिलाकर हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, जिसका सबसे सटीक एग्जांपल अभी 2-4 दिन पहले ही हम चंद्रयान 3 भी हमने फतेह हासिल किया है। तो जिसका मैं श्रेय आपके चैनल के माध्यम से इसरो को भी देना चाहता हूं, जिसमें भी आपको वुमेन मेजॉरिटी या वुमेन एम्पावरमेंट देखने को मिलेगी सर। जी, क्योंकि सबसे बड़ी बात ये रहती है कि चैलेंजेस और कंपटीशन, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि स्कूली स्तर पे जो है बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, किंतु जैसे ही कंपटीशन बढ़ता रहता है वैसे ही बच्चों को लगता है कहीं ना कहीं वो डिमोरलाइज होते रहते हैं। जी, तो इसे किस तरीके से टैकल किया जाए, बच्चे किस तरीके से प्रेरित रहें? इसके लिए सर जहाँ तक कोच की बात करें, प्राइमरी या सेकेंडरी लेवल पे कोचों की बात करें, तो कोचेज़ का हमारे स्कूल के एनवायरनमेंट के वातावरण में खेलों के लिए बहुत ही अहम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। लेकिन जहाँ पर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे बात करें तो आपने देखा होगा, हम देखते हैं कि एक राष्ट्रीय स्तर की या अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जब टीम का चयन होता है तो उसके साथ में एक फिजियोथेरेपिस्ट साथ में जाता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स के लिए, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए एक साइकेट्रिस्ट साथ में जाता है। जी, और उसके लिए बे ट्रेनर साथ में जाता है, मसाजर्स, स्पोर्ट्स इंजरीज के रिमूव करने के लिए, बचने के लिए, उनके प्रिवेंशन के लिए मसाजर साथ में जाता है। सबसे बड़ी बात यह है कि खेल, फिजिकल एजुकेशन या खेल से जुड़ते हुए आप एक पूर्णतः एक व्यक्ति, एक पर्सनालिटी आप बन जाते हैं। जी, उसके बाद आपके कई हॉराइजन्स खुल जाते हैं। मान लीजिए आप इनोवेशन में जाना चाहें, मान लीजिए आप क्योंकि एक सेलिब्रिटी आप बन ही जाते हैं। जी, लोगों को, आपको, बच्चों को आपका नाम ज़रूर पता होता है। जी, उसी प्रकार से जिस प्रकार से नीरज चोपड़ा जो है, जी, उन्होंने भी काफ़ी, अभी रिसेंटली भी उन्हें एक और मेडल जो है वो डिहेड हुआ है। जी, तो सबसे बड़ी बात यह है कि खेल को अगर हम, फिज़िकल एजुकेशन को अगर हम साथ लेते हुए चलें तो ये हमारे लिए, हमारी आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत अनिवार्य होगा। जी, तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आपको कि आप हमारे स्टूडियो में आए, और दर्शकों धन्यवाद आपका कि आप हमारे से जुड़े, और हम आशा करते हैं कि आपका दिन शुभमय हो। धन्यवाद।